नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में बच्चों हमें क्या डिस्कस करना है। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। अपन लोगों का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। और इस केमिकल काइनेटिक्स की आज जो क्लास है, क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो बच्चे पहले देखें, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, पूरा चैप्टर देखें। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों में डिस्कस करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये ग्राफ है। इससे पहले भी हमने एक डिस्कस किया था ग्राफ, जिसे हमने स्थितिज ऊर्जा और अक्रिया निर्देशांक या अक्रिया प्रगति के मध्य ग्राफ समझाया था। ठीक है, आज की क्लास में हमें केवल ये एक छोटा सा ग्राफ डिस्कस करना है। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, इस ग्राफ को समझते नहीं है। ठीक है, लेकिन आज जो है इस पूरे ग्राफ को समझें। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से आप इस पूरे ग्राफ को समझ जाएंगे। इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। फिर एक छोटा सा जो है विचार देख लेते हैं, आज का एक छोटा सा थॉट देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है और अभ्यास उसका मुख्य साधन है। थॉट में ये बताया गया है कि शिक्षा का मुख्य जो पर्पस है वो केवल हमारा एक यही नहीं है कि हम पढ़ लिख जाएं, एक अच्छी सी नौकरी ले लें। ठीक है, शिक्षा का जो मेन पर्पस है वो है हमें एक काबिल इंसान बनाना, हमें एक सामाजिक व्यक्ति बनाना, समाज में रहने के, उठने बैठने के, बात करने के तरीकों को सीखना और अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपनी काबिलियत को विकसित करना, अपने आचरण को, ठीक है, विकसित करना। ठीक है, नैतिकता को सीखना, ये सब चीज़ें हैं। पढ़ाई का असली मतलब दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाना भी है। आज के समय में इंसान सब हैं, लेकिन सभी लोगों के पास इंसानियत नहीं है। ठीक है, ये बात तो आप समझ लें। यह बदलाव रोज अच्छे विचारों के अभ्यास से ही संभव है। तो कहने मतलब ये है कि पढ़ाई करने का मेन पर्पस हमारा यही नहीं होना चाहिए कि हमें जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा सा अपना करियर बनाना है, बल्कि पढ़ाई का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हमें अपने चरित्र का, अपने आचरण का विकास करना है। ठीक है, हमें उन लोगों से कुछ अलग बिहेवियर अपना शो करना है जो लोग किसी कारणवश पढ़ लिख नहीं पाए या अनपढ़ रह गए, किसी कारणवश जो है पढ़ लिख नहीं पाए। तो हमारा जो है पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ लिख कर ही हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज में हर जगह जो है सम्मान का पात्र होता है। ठीक है, चलें अच्छा, कैसा लगा आज का ये थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलें अच्छा, तो आज का जो वक्र हमें पढ़ना है, उस वक्र के बारे में, उस ग्राफ के बारे में थोड़ी एक जानकारी ले लें कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ये जो वितरण कर्व है, ये जो दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये ग्राफ क्यों दिया। भाई इस ग्राफ को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस ग्राफ को क्यों दिया, इसके रीजन को हम जाने तो हम मतलब मान के चलें कि 30% बात हम ऐसे ही समझ गए, हमें 30% ये ग्राफ समझ में आ गया। अगर हम डायरेक्ट ग्राफ को ही समझाने लगेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए आइए देखें। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, देखें यह क्यों दिया गया। जिन्होंने दिया उनका नाम तो ये लिखा ही है, कॉमन सेंस की बात है। दो वैज्ञानिक थे, एक मैक्सवेल थे और एक बोल्ट्जमान थे। तो इन्होंने यह ग्राफ क्यों दिया, वाई वाज इट गिवन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को पूरा होने के लिए अभिकारक के अणुओं यानी कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच आपस में टकराना यानी कि आपस में टक्कर होना अनिवार्य है। ये हम पिछले 2 लेक्चर से यही पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन मिश्रण में मौजूद सभी अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है और ना ही सभी टक्करों से उत्पाद बनते हैं। तो जिन बच्चों ने पिछले हमारे 2 लेक्चर्स देखे हैं, पिछली 2 क्लासें देखी हैं, तो वो इन तीनों लाइनों को बहुत ईजिली, बड़े आराम से समझ गए होंगे और हम इन बातों को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है सबसे पहले वो देख लें, तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। उत्पाद बनाने के लिए अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना जरूरी है, जिसे हम देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मैक्सवेल, अब आ जाए मुद्दे की बात।
ये तो सब पुरानी बातें हैं जो कि हम बता चुके हैं। यहाँ से है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने यह समझाने के लिए यह ग्राफ या वक्र दिया कि किसी निश्चित ताप पर रासायनिक मिश्रण में अलग अलग अणुओं के पास कितनी ऊर्जा होती है। जैसे हम इस ग्राफ में एक्चुअल में एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को हम अलग अलग टेम्परेचर पर स्टडी करेंगे। पहले हम उसका अध्ययन करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसका अध्ययन करेंगे 10 डिग्री के अंतर पर 40 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हम देखेंगे कि अणुओं, सक्रिय अणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है। तो इस बात को समझाने के लिए समझेंगे। और तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए जो है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने ये समीकरण दिया। ये जो लिखा है ये तो लिखा ही है, बाद बाकी अब आप हमारी बातों को केयरफुली सुने। हमने ये बात पहले बता रखी है कि एक्सपेरिमेंटली अध्ययन करके, प्रयोग करके अभिक्रियाओं के साथ ये देखा गया है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जैसे मान के चलें कि हमारे पास एक 30 डिग्री सेल्सियस पर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन का हम टेम्परेचर T+10 कर दें, यानी कि मान के चलें कि यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पर एक अभिक्रिया हो रही थी, 10 डिग्री सेल्सियस करके हमने इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी कि T+10 कर दिया। तो ऐसी कंडीशन पे इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो लगभग 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ये बात एक्सपेरिमेंटली वैज्ञानिक तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। इस बात को हम ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पे ज़्यादा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो मैक्सवेल ने इसी बात को प्रूव किया है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने इसी बात को प्रूव किया है कि क्या होता है कि जब हम अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो ऐसा क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ऐसा क्या हुआ भाई, पहले हम अभिक्रिया 30 डिग्री पे करा रहे थे, फिर वही अभिक्रिया हम 40 पे कराने लगे तो हमने देखा अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो गया। भैया ऐसा क्यों हो गया, क्या हुआ ऐसा? तो इसी बात को समझाएगा इनके द्वारा दिया गया ये ग्राफ, ठीक है। तो इसके पीछे की वजह क्या है उसको भी यही जान लें। इसके पीछे की वजह ये है कि जब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो क्या होगा, अणुओं के मध्य टकराने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। टकराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जितनी तेजी से टकराएंगे गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही आसानी से उसी ऊर्जा के माध्यम से वो उस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा अणु उस अभिक्रिया मिश्रण में ऐसे होंगे जिनकी सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगी। मान के चले पहले जब ये अभिक्रिया 30 डिग्री पर हो रही थी तब ये हमारे पास 100 अणु ऐसे थे जिन्होंने दहली ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर लिया था। जब वही अभिक्रिया हमने 40 पे कराई तो यहाँ पर वो अणु हो गए 200। कितने हो गए, 200। अभी ये बात ग्राफ से समझेंगे। तो जरा हमें ये बताओ, पहले भैया 100 अणु थे, अब 200 हो गए, तो क्या क्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा क्रिया का वेग। भाई अब क्रिया की स्पीड बढ़ जाएगी, क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो चलिए आइए इन्हीं सब बातों को हम समझेंगे इस अपने बेहतरीन से ग्राफ के माध्यम से मैक्सवेल ने जो हमें दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा बच्चों, देखो ये बेहतरीन सा ग्राफ यहाँ पे बना है, इसी को डिस्कस करेंगे। देखो ये क्या है, यह ग्राफ अणुओं के अंश यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ne/Nt और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बीच खींचा गया एक सांख्यिकी स्टैटिकल ग्राफ है। ग्राफ के बारे में, ठीक है, अगर हम ग्राफ के बारे में थोड़ा लिखना चाहें तो ये ग्राफ जो है अणुओं के अंश और जो है काइनेटिक एनर्जी के मध्य खींचा गया है, ठीक है। अब चलिए आइए इस ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। आप अगर कहें तो यहाँ पर समझा दें, नहीं तो यहाँ पर जो है इस ग्राफ को बहुत तरीके से अच्छे से समझाया गया है ब्रीफली। देखो यहाँ पर पहले समझो। देखो बच्चों यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये हमारी वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर अणुओं की गतिज ऊर्जा को लिया गया है और वाई अक्ष पर सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश लिया गया है।
ठीक है, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ लें, हमने पढ़ दिया है। अब सर यहाँ पे हमको ये समझा दीजिए कि ये Na/Nt क्या है। तो यहाँ पर Nt का मतलब ये है कि कुल अणुओं की संख्या और उन अणुओं में से कितने ऐसे अणु हैं जिनके पास सक्रियण ऊर्जा है, अपक्रिया होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा है, तो ये उसका अनुपात है। जैसे मान के चलें किसी अपक्रिया मिश्रण में 1000 अभिकारक अणु है टोटल, और उस 1000 अभिकारक अणु में से मान के चलो कि 300 अणु ऐसे हैं जिनके पास ये अभिकारक ऊर्जा है। तो इसी बात को हमने ऐसे करके लिखा है Na/Nt, नीचे कुल अणुओं की संख्या और ऊपर उन अणुओं की संख्या जिनके पास सक्रियण ऊर्जा है, तो उनका यहाँ पर अंश लिया गया है, फ्रैक्शन लिया गया है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब हम इस ग्राफ को ब्रीफली समझाते हैं। चलो अच्छा आ जाओ, देखें बच्चों, ये हमारे सामने ग्राफ बना हुआ है। देखो, इस ग्राफ के लिए हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखे ले रहे हैं समझाने के लिए, हाइड्रोजन और आयोडीन की यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं। ठीक, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। बाई एक्सिस पे जैसा हमने बताया कि Na/Nt को लिया गया है और एक्स अक्ष पर उन अणुओं की गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को लिया गया है। अब देखें, पहले जब ये अभिक्रिया कराई गई, मान के चलें कि T डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस पर एक अभिक्रिया हो रही है, ये वाली T डिग्री सेल्सियस को हम माने ले रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस, समझते रहे ना बात को। तो प्रारंभ में ये जब अभिक्रिया कराई गई 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो इस अभिक्रिया का जब हमने अभिक्रिया कराई तो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला गया, यहाँ से टेम्परेचर उठा होगा 10, 15, 20, 25, 30 यहाँ तक आ गया। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर जब ये पॉइंट पहुँचा है, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, तो इस कंडीशन पर अति संभाव्य गतिज ऊर्जा होगी। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन पर टोटल अणुओं में से उन सबसे सर्वाधिक अणुओं की संख्या होगी जिनके पास सब सर्वाधिक क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ से ऐसे करके मिला दें तो ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अणुओं के पास गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ग्राफ नीचे 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 करके नीचे नीचे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभिक्रिया जब यहाँ पे कराई और फिर हमने यहाँ पर देखा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं की तब हमने संख्या देखी, इतनी थी। जरा इस ग्राफ को देखो, इतनी थी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को देखें, अभी आप इसको छोड़ दें। ठीक है, ये वाला जो है इसको छोड़ दें। तब इस T डिग्री सेल्सियस पे सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं की ऊर्जा इतनी थी। यानी कि जब हमने इस अभिक्रिया को T डिग्री सेल्सियस पर कराया तो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा रखने वाले हमको अणु इतने मिले, और उनमें से इतने अणु हमको इतने मिले कि उनके पास इतनी ऊर्जा थी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इस ग्राफ में इतनी वाली ऊर्जा थी। ठीक है, ये वाली। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट समझे, जब हमने इसी अभिक्रिया को T+10 डिग्री सेल्सियस पे कराया, यानी कि ये 30 डिग्री पे कराई, तो ये वाली अभिक्रिया जब हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे कराई तो हमारा फिर ग्राफ धीरे 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 ऐसे करके उठा, और यहाँ पर फिर हमें वही अति संभाव्य गतिज ऊर्जा देखने को मिली, और फिर ये ग्राफ सीधा ऐसे करके नीचे गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखें कि इस वाले ग्राफ में ये वाली जो लाइनें हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइनें हैं, इनको हम इस लाइन से किए दे रहे हैं ऐसे करके। ये वाला आप एरिया देखें, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये इस एरिया में उन अणुओं की संख्या है जिनके पास सक्रियण ऊर्जा है, जिनके पास सक्रियण ऊर्जा है। तो आप जरा हमें अब ये बताएं कि पहले जब हमने ये रिएक्शन T डिग्री सेल्सियस पे कराई तो सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या इतनी थी। जब हमने इसी अभिक्रिया का टेम्परेचर इसी का बढ़ाया है, ठीक है, कोई दूसरी रिएक्शन नहीं ले ली, पहले अब इसी अभिक्रिया को 30 पे कराया, फिर हमने इसी का 40 कर दिया, T+10 कर दिया, तो हमने जब दूसरा ग्राफ डिपिक्ट किया तो ऐसा हमको जो है मिला। तो हमने देखा कि फिर सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई, अणुओं की संख्या बढ़ गई, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ गई। यहाँ देखो लिखा है कि Ea से अधिक ऊर्जा वाले अणु यहाँ पे कितने थे, कम थे। पहले इतने ही थे, पहले हमारे पास इतने ही थे। ये पूरा एरिया जो आप देख पा रहे हैं, पहले भाई इतने ही तो थे हमारे पास। जब हमने T डिग्री सेल्सियस पे कराई पहले इतने थे, ठीक है।
और जब हमने यही अभिक्रिया T+10 पे कराई तो E से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणु लगभग 2 गुने हो गए, लगभग 2 गुने हो गए। तो देखो ये वाला भी तो एरिया शामिल हो गया, इस एरिया में भी तो अभिकारक अणु वही आ गए। तो यही बात तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने समझाई है कि जब हम किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर जो है दुगना कर देते हैं, या दुगना नहीं सॉरी, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं प्रारंभिक टेम्परेचर से, तो अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। क्यों हो जाता भैया दोगुना? दोगुना इसलिए हो जाता है क्योंकि सक्रिय ऊर्जा रखने वाले दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखने वाले दहली ऊर्जा स्तर को तक पहुंचने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया तेजी से होगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, बस बात खत्म। तो ये सब बातें जो है इन्होंने बताई, बस इस बात को समझाने के लिए ही इन्होंने ये ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में हमारे लिए बस ये बातें काम की हैं। ये ग्राफ जो जिस उद्देश्य से दिया गया है वो बस हमें इतना ये सब बता रहा है कि पहले हमारे पास अभिकारक अणुओं की संख्या इतनी थी, फिर इतनी बढ़कर इतनी हो गई। अब यहाँ पर आप समझाने के लिए ले भी सकते हैं कि यहाँ पे मान के चलो अभिकारक अणु हमारे पास कितने थे, 100 थे, या मान के चलो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारक अणु पहले हमारे पास 1000 थे। वो अणु है 1000 जिनों के पास सक्रियण ऊर्जा है, और फिर यहाँ पे लगभग वो संख्या बढ़कर 2000 हो गई, मतलब 1000 और हो गई, 1000 और बढ़ गई, तो अब टोटल कितने हो गए, 2000 हो गए, टोटल 2000 हो गए। तो इसीलिए क्रिया का वेग बढ़ जाता है। चलें, अच्छा अब आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बेहतरीन तरीके से अपनी फेयर कॉपी में बना लें। इस ग्राफ को जो है बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि जो है टीचर्स भी जो है इस ग्राफ को छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इंटर में तो ही महत्वपूर्ण, अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बीएससी वगैरह करते हैं या और किसी फील्ड में जाते हैं, अगर आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं तो ये ग्राफ आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर ये चैप्टर आया तो छोड़ेगा नहीं ग्राफ आपका पीछा, तो यहीं से भी पढ़ लें, यहीं से इसकी चीज़ें समझ लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलें, अच्छा इसका भी ले लें। चलें, अच्छा अब हम देख लेते हैं ग्राफ के मुख्य बिंदु, ठीक है। ग्राफ के मुख्य बिंदु क्या क्या है? बाई अक्ष पर देखें, यह ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश यानी कि Ne/N2 को प्रदर्शित कर रहा है। बाह्य अक्ष पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस यह अणुओं की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे हमने गतिज ऊर्जा ली, यहाँ पे हमने अणुओं का अंश लिया Ne/Nt। उच्च शिखर वाला वक्र T डिग्री सेल्सियस वाले की बात कर रहे हैं। कम तापमान पर वक्र ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसका शीर्ष बिंदु अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इस तापमान पर सक्रियण ऊर्जा को पार करने वाले अणुओं की संख्या कम होती है। इस पर पार करने वाले अणुओं की संख्या देखो कम है कि नहीं है। देखो यहाँ पर केवल इस पे ध्यान दो, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, इस वाले एरिया में देखो अणुओं की संख्या कम है, यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। फिर देखें चपटा वक्र T+10, इसकी बात कर रहे हैं। ये चपटा वक्र है, यहाँ पर सीधा ऐसा गया, फिर एकदम मतलब एकदम फ्लैट सा हो गया है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ग्राफ दाहिनी ओर खिसक कर चपटा हो जाता है। छायांकित भाग देखें, शेप्ड एरिया इसको बता रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा के दाईं ओर का हिस्सा उन अणुओं को दिखा रहा है जो उत्पाद बन सकते हैं। तापमान बढ़ाने पर यह क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो जाता है। देखो भाई 2 गुना ही हो गया क्षेत्रफल, देखो है 2 गुना, मतलब हम तो कह रहे 2 गुने से भी ज़्यादा है। कहाँ ये इतना था, कहाँ ये इतना बढ़ गया, ठीक है, 2 गुने से भी ज़्यादा है, लेकिन 2 गुना लगभग कह रहे हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाता है, ठीक। निष्कर्ष देखें, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना होने का कारण यही नहीं है कि टक्करें दुगनी हो जाती हैं, बल्कि कारण यह भी है कि सक्रियण ऊर्जा पार करने वाले तीव्र अणुओं की संख्या भी दोगुनी हो जाती है, ठीक है। उस दहली ऊर्जा स्तर तक पहुंचने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था आज का ग्राफ, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्राफ था परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन ग्राफ था, इसका भी ले लें। ये अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आज की ये हमारी क्लास हो गई, ठीक है।
चलें अच्छा आज के लिए बच्चों इतना ही, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। इस ग्राफ को ही केवल डिस्कस करना था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्राफ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस ग्राफ को समझते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, तो स्किप ना करें, समझें, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको चीज़ों को सही से समझाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको समझें, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, ठीक है, दोस्तों में आप इसको जो है शेयर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक बात बच्चों हम और बता देना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं या आगे आने वाले समय में जुड़ेंगे, तो उनको एक बात और बता देने चाहेंगे, हमारा एक YouTube चैनल और है जिसका नाम है ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस। ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस, इस YouTube जो चैनल है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस YouTube चैनल पर हमने कक्षा 10 को टारगेट किया है। कक्षा 10 में विज्ञान को इस समय हम टीच कर रहे हैं, और विज्ञान में हम बायो और प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, बायो प्लस केमिस्ट्री, बायो प्लस केम, 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे डील कर रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमने बायो का एक चैप्टर जैव प्रक्रम कंप्लीट करा दिया है, और केमिस्ट्री का भी लगभग एक चैप्टर समापन की कगार पर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो आपके छोटे भाई बहन, ठीक है, आपके पड़ोस के बच्चे हों, आपके रिश्तेदारी के बच्चे, रिश्तेदार में बच्चे हों, चाचा के, ताऊ के, जो भी आपके हों, दोस्त हों, मोहल्ले के, ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हों, सही हों, ठीक है, पढ़ना लिखना चाहते हैं, कोचिंग को अगर आप वो मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो घर बैठे जो है बेहतरीन जो है इसी तरीके से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने चीज़ों को बेसिक लेवल से उठाया है। हर एक बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, उस क्लास को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकता है, ठीक है। पढ़ाई को इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से बोरियत महसूस ना करे, मतलब उसको नॉलेज भी मिले, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, उसका भविष्य भी बने, ठीक है, उसको मज़ा भी आए, उसको आनंद भी मिले, सब कुछ मिले, साथ ही साथ बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। तो एक बार आप भी इस चैनल पे विजिट करें, ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस पे लोगो है हमारा, ठीक है, इस लोगो को देखें, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने डिज़ाइन किया है, तो जो बच्चे इसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको देख सकते हैं। चलें अच्छा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।